हेलो। हेलो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा था आपका, और उसमें जुरिडिक्शन या अधिकारता बताई जा रही थी। और ये जो बताया जा रहा है, निश्चित तौर पे आपका बताया गया था कल, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निश्चित तौर पर आता है। और इसमें आपका क्या क्या बताया गया था वो फिर एक बार दोहरा दिया जाए। देखिए, इसमें आपका थोड़ा कठिन प्रावधान था भाई आपका। देखिए क्या क्या बताया गया था। न्यायालय की सक्षमता या न्यायालय की अधिकारता या कॉम्पिटेंसी जो दी गई है आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्याय 2 में दी गई है। और आर्टिकल 34 से लेकर आपका आर्टिकल 38 तक ये बताया गया था। आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सूट की पार्टी यानी कि वाद के पक्षकार कौन होंगे, तो सेक्शन आपका आर्टिकल 34 बताया गया था, पूछा भी गया पिछली बार। और क्वेश्चन मैं बताया था, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाइज दिया था। एक दो सही है, दो तीन सही है, तीन चार सही है, और कोई उसमें सही नहीं था। तो अंत में आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। मैंने आपका बताया गया था कल, अंत में इस क्वेश्चन को डिलीट किया था आयोग ने। तो वाद के पक्षकार कौन होंगे, अर्थात न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन मुकदमा दायर कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 34 ये बताता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल और केवल स्टेट या राज्य मुकदमा कर सकते हैं। व्यक्ति को मुकदमा करने का अधिकार नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी मुकदमा करने का हक नहीं है। तो कौन कर सकता है, केवल राज्य। अब यहाँ आपका कुछ एक्सेप्शन है। और ये आपका अगर पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा करना चाहता है तो क्या उपाय है, तो अपने राज्य के माध्यम से वो जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसकी ओर से कौन मुकदमा लड़ेगा, वह देश लड़ेगा, यानी कि भारत सरकार लड़ेगी मुकदमा, वह नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य जो संस्थाएं हैं, क्या ये न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा कर सकती हैं कि नहीं। सामान्यतः नहीं, लेकिन एक्सेप्शन है। और वहीं एक्सेप्शन अगर घुमावदार क्वेश्चन पूछे तो वहीं पूछ सकता है, अच्छे से इसको तैयार रखना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह क्षतिपूर्ति के मामले में वाद का पक्षकार हो सकता है। यानी कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी कर्मचारी को किसी देश ने नुकसान पहुंचाया है तो यूएनओ इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति या डैमेजेज की मांग कर सकता है, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुआवजे की मांग हेतु वाद दायर कर सकता है। यानी कि एक अपवाद है कि यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ कब मुकदमा करेगा, जब क्या मांगना हो, मुआवजा। दूसरा आपका दे सकता है कि क्या सुरक्षा परिषद या महासभा
या अन्य जो एजेंसियां या अंग हैं, क्या ये मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है कि अगर किसी विधिक प्रश्न पर एडवाइजरी या न्यायालय से सलाह मांगनी हो, तब ये सलाह के लिए मुकदमा कर सकते हैं। अर्थात सलाहकारी अधिकारिता में आपका सुरक्षा परिषद, महासभा या जो अन्य अंग हैं, महासभा द्वारा प्राधिकृत होने पर सलाह मांग सकते हैं और उसमें पक्षकार हो सकते हैं। अन्य मामलों में आपका केवल और केवल कौन पक्षकार होगा? राज्य। हो सकता है कि कहीं अपवाद में दे दे कि संयुक्त राष्ट्र हो सकता है, नहीं हो सकता, क्षतिपूर्ति के मामले में हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक लाइन याद रखिएगा, किस मामले में हो सकता है? क्षतिपूर्ति के, यानी कि मुआवजा वसूलना हो। अगला ये आपका देखा जाए, अधिकारिता देखा जाए। जहाँ तक अधिकारिता की बात है, अब अधिकारिता को आपका तोड़ना है। न्यायालय की अधिकारिता देखा जाए या क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन। देखिए, चूंकि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों की परस्पर सम्मति पर सहमति पर आधारित है, कंसेंट पर आधारित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूल रूप से 51 देशों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया। अतः न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक समझौते या सहमत पर आधारित है। इसको कहते हैं पैक्टा संट सर्वेंडा। और कई बार यूपीजे में आ भी चुका है कि यूएनओ का आधार क्या है? तो मुख्य आधार है पैक्टा संट सर्वेंडा, यानी कि आपका राज्य जो भी आपस में संधि करते हैं, उन संधियों का वह पालन करेंगे। और कई बार, 2-3 बार हमने बताया है कि पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत इटली के एंजिलाटी ने दिया। ये एलएलएम में भी पूछा जाता है, नेट में भी और आपका जे में भी। एंजिलाटी रट कर जाइएगा, कहाँ के थे? आपका इटली के। तो चूंकि सम्मत से ही आपका अधिकारिता न्यायालय को दी जाती है, तो ऐसी दशा में यानी कि न्यायालय को कब अधिकारिता होगी, इसके लिए एक लाइन बस याद रखिए, जब पक्षकार अधिकारिता देने के लिए रजामंद हो। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कहा जाए कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसे अधिकारिता तभी होगी जब राज्य इसको अधिकारिता दें। यदि राज्य इसको अधिकारिता नहीं देते हैं तो वह मुकदमा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर ही नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे कि आपका अधिकारिता कैसे प्रदान की जाएगी, उसका रूप देखना है। देखिए, अधिकारिता के बारे में या जुरिडिक्शन के बारे में बंटवारा किया जाता है और बंटवारा 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग जो है वह प्रतिरोधात्मक अधिकारिता या विवादास्पद अधिकारिता, विवादास्पद पद अधिकारिता, या इसको हम कहते हैं आपका प्रतिरोधात्मक, दूसरी भाषा में प्रतिरोधात्मक। प्रतिरोधात्मक अधिकारिता को भी 2 भागों में बांट लिया जाता है। और दूसरा लिख लिया जाए सलाहकारी। सलाहकारी मैं डिटेल में बता चुका हूं भाई आपका, इसमें कोई शक नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट से जोड़ते हुए हमने क्या किया है, बताया है। आपका सलाहकारी अधिकारिता हमें मुख्य रूप से आपका जो पढ़ना है वह विवादास्पद अधिकारिता या प्रतिरोधात्मक अधिकारिता। यह अधिकारिता 2 प्रकार की होती है, एक वॉलेंट्री
और दूसरा कंपल्सरी, यानी कि एक स्वैच्छिक होती है और दूसरा आपका ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक, देखिए एक स्वैच्छिक होती है इसको हम कहते हैं वॉलेंटरी, और जो ऐच्छिक होती हैं उसको हम ऑप्शनल कहते हैं। यानी कि आपका जैसे परीक्षा में ऑप्शनल आता है ना कि 4 में से कौन सही है, एक ए सही है कि बी सही है कि डी सही है कि आपका कौन सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शनल या ऐच्छिक। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये बनता है कि न्यायालय की अधिकारिता को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक विवादास्पद या प्रतिरोधात्मक कहिए, और दूसरा कौन सा, सलाहकारी। फिर पूछा जाता है प्रतिरोधात्मक अधिकारिता कितने प्रकार की, तो क्या मारेंगे, 2। एक वॉलेंटरी और दूसरा ऑप्शनल या कंपल्सरी। फिर आपका स्वैच्छिक अधिकारिता क्या होती है, ऐच्छिक अधिकारिता। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की किस अधिकारिता को कंपल्सरी या अनिवार्य अधिकारिता कहते हैं? दे देगा ऐच्छिक अधिकारिता को, फिर दे देगा नहीं स्वैच्छिक अधिकारिता को, ऐच्छिक अधिकारिता को। तो इसमें क्या मारना है, जो ऑप्शनल है उसी को हम क्या कहते हैं, कंपल्सरी या अनिवार्य अधिकारिता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनिवार्य है तो हर हाल में मिलेगी, ऐसा है नहीं। आपका यानी कि जब किसी मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और दोनों पक्षकार रजामंद हो जाते हैं कि इस विवाद का निपटारा हम न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कराएंगे, तो ऐसी जो अधिकारिता होती हैं उसी को कंपल्सरी जुडिक्शन कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि ये अनिवार्य कहाँ से हुई, ये तो तभी मिलेगी जब राज्य इनको क्या करें, प्रदान करें। और मैं बताया भी कि स्वतः अधिकारिता नहीं, कब मिलेगी न्यायालय को अधिकारिता, जब राज्य इन्हें अधिकारिता क्या करते हैं, प्रदान। तो इसको हम बताएंगे, पहले दोनों को तोड़ा जाए। पहला हम देखते हैं स्वैच्छिक अधिकारिता, या इस स्वैच्छिक अधिकारिता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बस एक लाइन आपका जवाब रहेगा, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के अनुच्छेद 36 के क्लाज 1 में आपका स्वैच्छिक या वॉलेंट्री जुरिडिक्शन का उल्लेख किया गया है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्वैच्छिक का मतलब क्या हुआ। जब राज्य पक्षकार यानी कि जब देश आपस में संधि करके या करार करके न्यायालय को अधिकारिता देते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका राज्य आपस में संधि करते हैं और संधि करके इस बात का संधि में ही उल्लेख करते हैं कि इस विषय पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के निपटारे के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा, तो इस अधिकारिता को वॉलेंट्री या स्वैच्छिक अधिकारिता कहते हैं। तो स्वैच्छिक अधिकारिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या मारेंगे, आर्टिकल 36 के किस क्लाज में है, 1 में। भाई याद रखिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 51 देशों ने उस चार्टर पर साइन किया और साइन करके ये बताया, ये बाध्यता भी ली कि अगर कोई विवाद कुछ मुद्दों पर उत्पन्न होता है आपस में, तो उसका निपटारा
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कराया जाएगा, तो इसी अधिकारिता को हम क्या कहते हैं? आपका स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि संधि या करार करके पहले से ही न्यायालय को क्या दे दी गई है? अधिकारिता। आपका दूसरा है ऐच्छिक अधिकारिता, या इसी को विद्वानों ने कंपलसरी या अनिवार्य अधिकारिता कहा है। और ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, 36 के किस क्लाज में है? 2। अब भाई एक एक तैयार भी रखिए, आपका थोड़ा बहुत कठिन जरूर है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए समझने का, ताकि प्री में जो आए वह गलत न हो। अनिवार्य अधिकारिता का मतलब ये है कि राज्य पक्षकार किसी भी समय यह घोषणा कर सकते हैं कि इस विवाद का निपटारा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, तो विवाद उत्पन्न होता है, और तब भारत और पाकिस्तान ये घोषणा करते हैं, बाद में विवाद उत्पन्न होने के बाद ये घोषणा करते हैं कि जो हमारे बीच विवाद उत्पन्न हुआ है उसका निपटारा हम लोग कहाँ से कराएंगे? तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। तो इसी को एक लाइन में कौन सी अधिकारिता कहते हैं? अनिवार्य। तो ये अनिवार्य कहाँ हुई भाई? ये तो भ्रामक शब्द है तमाम विद्वान। अनिवार्य हुई कहाँ? अनिवार्य का मतलब होता है कि हर हाल में उस मामले में न्यायालय को क्या हो? अधिकारिता। और यहाँ तो अधिकारिता न्यायालय को मुकदमा सुनवाई के लिए जो सौंपा जा रहा है, वह सौंपा जो जा रहा है, राज्य सहमत हो गए तब सौंपा जा रहा है। तो ये अनिवार्य अधिकारिता जो शब्द यूज किया जाता है, ये विद्वान आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि ये अधिकारिता तो भ्रामक है। अनिवार्य कहाँ से हुई? अनिवार्य तब होती जब हर हाल में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या होता? अधिकार। ये तो तब मिलता है जब पक्षकार क्या कर रहे हैं? विवाद उत्पन्न हो गया, उसके बाद कोई करार किए या आपस में संधि किए या घोषणा कर दिए कि इस विवाद का निपटारा हम कहाँ से कराएंगे? न्यायालय से। तो ये अनिवार्य भ्रामक शब्द है, लेकिन कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कंपटीशन में पूछा भी गया है। तो अनिवार्य आर्टिकल जरूर याद रखे। कौन सा आर्टिकल है? 36 का कौन सा क्लास? 5। 36 का क्लास 2, कम से कम इतना याद रखे। यानी कि देखिए, आपका जो 36 के क्लास 2 में और भी बातें मैंने बताई गई हैं आपका, लेकिन इतना ही आपका कंपटीशन के लिए पर्याप्त है। अगली जो अधिकारिता है ये भी क्वेश्चन बना है, ट्रांसफर्ड जुरिडिक्शन, यानी कि अंतरित अधिकारिता। यहाँ से आपका यूपीजे में एक बार क्वेश्चन बना है भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले अंतरित अधिकारिता को देखा जाए। अंतरित अधिकारिता का मतलब क्या हुआ? अंतरित अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि एक न्यायालय को अधिकारिता थी और उस अधिकारिता का ट्रांसफर किसको कर दिया गया? दूसरे न्यायालय को। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक न्यायालय को अधिकारिता थी, लेकिन जब दूसरा नया न्यायालय बना तो उस पुराने न्यायालय की अधिकारिता को उस नए न्यायालय को सौंप दिया गया। इसी को हम अंतरित अधिकारिता कहते हैं। अब यहाँ आपका 2 एंगल से याद रखना है। एक भारत का उच्चतम न्यायालय याद रखना है, एक उच्च न्यायालय याद रखना है, और इसके बाद हम न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
के अनुच्छेद 36 का क्लाज 5/37। भाई दोनों याद रखिएगा, आपका पूछा जाता है कहाँ से, आपका दोनों एंगल से याद रखना है। अगर भारतीय संविधान में पूछे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि उच्चतम न्यायालय को अंतरित अधिकारता किस अनुच्छेद से मिलती है, या हाई कोर्ट को अंतरित अधिकारता किस आर्टिकल से मिलती है, वो भी सतर्क रहना है। और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित अधिकारता किस आर्टिकल से मिलती है, तो पहले तो आपको समझने से पहले अनुच्छेद तैयार करना है, क्योंकि अब तक के इतिहास में जो यूपीजे में क्वेश्चन बना है वह आर्टिकल वाइज बना है। तो पहले अनुच्छेद रट्टा मार कर जाइएगा कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अंतरित अधिकारता या ट्रांसफर्ड जुरिडिक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर यानी कि संविधि के अनुच्छेद 36 का क्लाज वाइज पूछा जाएगा। तो किस क्लाज में दिया गया है, 5 में, और एक 37 में भी आर्टिकल में दिया गया है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइएगा। अभी हम इसको बताएंगे बेरेक से, पहले इसकी भूमिका देखिए, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसमें शक नहीं है। तो सबसे पहले न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पढ़ने से पहले भारत में देखा जाए कि भारत में क्या था। एक इतिहास देखिए, सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, आपका उच्चतम न्यायालय को। देखिए उच्चतम न्यायालय का गठन या जो स्थापना होती है, डेट कई बार मैं बताया हूँ वो गलत न हो, किस डेट को होती है, 28 जनवरी 1950, ये तो याद है ना। इसके पहले भारत में संघीय स्तर पर कौन सा न्यायालय था, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट यानी कि इसको हम कहते हैं संघीय न्यायालय, हिंदी में पूरे भारत के लिए था। अब फेडरल कोर्ट तो समाप्त हो गया, तो फेडरल कोर्ट को जो अधिकारता, पावर और शक्तियां थी, तो अब ये किसको दे दी गई हैं, हमारे किसको दे दी गई हैं, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि फेडरल कोर्ट की अधिकारता का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद, वही अनुच्छेद याद रखना है संविधान का। तो कौन सा अनुच्छेद है, 135। तो अगर भारत में आपका पूछे कि उच्चतम न्यायालय की अंतरित अधिकारता किस अनुच्छेद में, तो गलत न हो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 135। यानी कि फेडरल न्यायालय का पावर का प्रयोग कौन अब करेगा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में आ जाइए, जो अंग्रेजों के समय हाई कोर्ट थे वो स्वतंत्रता के बाद भी, संविधान के बाद भी बने रहे। तो समस्या ये आती है कि जो स्वतंत्र माने संविधान के पहले उच्च न्यायालय थे उनकी अधिकारिता का क्या होगा। तो जो उच्च न्यायालय थे वो बने रहे और उन्हें वो अधिकारिता मिल जाएगी। तो कहीं तो कहा गया होगा कि आपका जो संविधान के तहत अब उच्च न्यायालय हैं, ये पुराने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करते रहेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपका जवाब रहेगा संविधान का अनुच्छेद 225। तो यहाँ भी आपका नया क्वेश्चन बन सकता है कि उस भारत में उच्च न्यायालयों की अंतरित अधिकारिता कहाँ दी गई है। अगर उच्च न्यायालय पूछे तो आर्टिकल 225 और सुप्रीम कोर्ट पूछे तो कौन सा अनुच्छेद, 135। भाई अच्छा क्वेश्चन नया बन सकता है, अभी बना नहीं है,
ये क्योंकि नए नए क्वेश्चन आयोग इजाद कर रहा है, कुछ नए क्वेश्चनों को पकड़िए। अब आइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि क्या है। देखिए आपका जो आपका 36 का खंड 5 पहले देखा जाए और तब आपका 37 देखा जाए। देखिए 36 का क्लाज 5 क्या कहता है। अब एक न्यायालय का क्रम भी बना लिया जाए भाई, सही रहेगा। देखिए आपका तब सही रहेगा। हेग शांति सम्मेलन प्रथम बार 1899 में हुआ और इसके तहत अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय यानी कि अस्थाई विवाचन न्यायालय का गठन किया गया। किस न्यायालय का? तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, ये भी पूछा जा चुका है। फिर आपका 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ गठित हुआ और राष्ट्र संघ के तहत जो न्यायालय गठित हुआ उसे हम कहते हैं अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, परमानेंट आपका इंटरनेशनल कोर्ट। तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका किसके द्वारा गठित हुआ? राष्ट्र संघ के तहत। और जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किए? 24 अक्टूबर 1945। तो इसके तहत जो न्यायालय हम पढ़ रहे हैं वह न्यायालय कौन है? तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत गठित हुआ। वर्तमान में ये न्यायालय है। अब ध्यान में आपको दो बातें रखनी है, यानी कि अब अनुच्छेद 36 का क्लाज 5 और 37 पर एक एक लाइन गौर करना है, ध्यान समझिए। अनुच्छेद 36 का क्लाज 5 ये कहता है, ध्यान समझिए, कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जिन मामलों में अधिकारिता दी गई थी और जितने समय के लिए दी गई थी, अगर वह समय बचा है तो बाकी समय के लिए वह अधिकारिता न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतरित हो जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 36 का क्लाज 5 आपका वह टाइम बताता है जिस टाइम के लिए आपका मने अधिकारिता अंतरित होगी। फिर एक बार समझिए, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ के तहत गठित किया गया था और अगर किसी देश ने यानी कि अगर कुछ देशों ने या दो देशों ने आपस में समझौता करके और अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कुछ समय के लिए अधिकारिता दी थी और वह समय अभी बचा है, तो जितना समय अभी बचा है वह अधिकारिता उतने समय के लिए जो नया न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत स्थापित हुआ न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसको उतने समय के लिए वह अधिकारिता क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान थे और भारत पाकिस्तान ने मान लीजिए कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी मामले में 50 वर्ष के लिए अधिकारिता दी थी। कितने? 50। तो भाई आपका मान लीजिए कि 20 वर्ष अभी बीता है, अभी कितना बचा है? 30 वर्ष। तब तक ये जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था ये क्या हो गया? समाप्त। और इसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत कौन सा न्यायालय बना? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब समस्या आपकी ये है कि जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना है तो जो पुराने न्यायालय को जितने समय के लिए अधिकारिता दी गई थी, क्या वह समय अभी बचा है कि नहीं बचा है? तो
50 साल के लिए दिया गया था, अभी बीता कितना है 20 साल, और बचा कितना है 30 साल। तो ये 30 साल के लिए उस मामले में अधिकारिता ट्रांसफर हो जाएगी किसको? तो जो नया न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत बना है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भाई उतने समय के लिए, ज्यादा नहीं, जितना समय अभी क्या हुआ है बचा। तो समय के आधार पर जुरिडिक्शन का ट्रांसफर पूछे तो कहाँ बताएंगे? 36 के किस क्लाज में? 5 में। अब ऐसे आपका कह सकते हैं कि ऐसे आपका, तो अब आइए 37 देखा जाए। अनुच्छेद 37 समय के आधार पर वर्णन नहीं करता, एक सामान्य वर्णन करता है, और उसको थोड़ा देखिए। अनुच्छेद 37 ये बताता है कि अगर किसी संधि के द्वारा या करार के द्वारा किसी न्यायालय को अधिकारिता दी गई थी और वह न्यायालय अब समाप्त हो गया और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बन गया, तो ऐसी दशा में वे जो अधिकारिताएं पुरानी दी गई थी वह किसको ट्रांसफर हो जाएगी? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो फिर न्यायालय बनाइए भाई। अब बताइए 1899 ईस्वी में कौन सा न्यायालय बना था? तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय पूछा जा चुका है जे में, यानी कि परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट कब बना था? हेग शांति सम्मेलन 1899। फिर आपका वर्साय संधि के आधार पर राष्ट्र संघ बना और 1922 ईस्वी में राष्ट्र संघ के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना था उसको हम क्या कहते हैं? तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यूएनओ के तहत जो तीसरा न्यायालय बना वह न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अधिकारिता इनको थी, जो अधिकारिता इनको थी, अब वह अधिकारिता वर्तमान में किसको मिल जाएगी? उत्तराधिकार में किसको मिल जाएगी? तो जो नया न्यायालय है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक लाइन इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों ने संधि करके आपका जिन मामलों में पुराने न्यायालयों को, यानी कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय या अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकारिता दी थी, उस अधिकारिता का ट्रांसफर होगा और वह अधिकारिता अब किसमें निहित हो जाएगी? तो जो नया न्यायालय बना है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये समय के आधार पर नहीं बताया गया है, ये सामान्य है, तो सतर्क रहना है कि समय के आधार पर अगर अंतर करे तो समय के आधार पर ट्रांसफर जुरिडिक्शन 36 के क्लाज 5 में, और सामान्य अंतरण कहाँ है? तो अनुच्छेद 37। लेकिन दोनों में अंतरण है, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 37 भी समाप्त हुआ। एक अनुच्छेद बचा है जहां से आपका फिर क्वेश्चन बनता है, और पिछली बार यूपीजे में आपका क्वेश्चन बना था। देखिए पिछली बार क्या क्वेश्चन बना था वो भी हमें बताते रहना है। क्वेश्चन ये बना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल 38 में, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भाई यूएनओ ना मार दीजिएगा, ये कई बार भरमा देता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर या संविधि के अनुच्छेद 38 में 38 में इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्सेज या स्रोतों का उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन जो आया था। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि
अनुच्छेद 38 के किस क्लाज में आ चुका है? ये भी क्लाज 1 में, क्लाज 2 में, क्लाज 3 में, क्लाज 4 में। तो ये भी गलत ना हो, ये कई लोग गलत करके आए थे। आपका क्लाज 1 मारेंगे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार चार्ट बना दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यही गलती होती है पहली बार, फिर सुधारिए इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में नहीं दिया गया है स्रोत, बल्कि किसके चार्टर में? तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के किस अनुच्छेद में? अगर केवल आर्टिकल पूछे, जो पिछली बार 2018 में पूछा, तो क्या मारेंगे? 38। और क्लाज वाइज पूछे तो क्या मारेंगे? 1 मारेंगे। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न बना है, केवल 1 से ही नहीं बना है, आपका तोड़कर बना है। और ये बना है कि अनुच्छेद 38(1) में कितने प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया गया है? तो आप 4 मार्क कराइएगा। कितना? 4। देखिए ये भी क्वेश्चन बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख अनुच्छेद 38 के क्लाज 1 में किया गया? तो 4 मार्क कराइए। अब आपका नेटोट में आपका मिलाने के लिए पिछली बार आया था, तो भाई चारों कौन सही है या कौन सही नहीं है? तो आपका चारों को मिलाने के लिए देखना है। भाई ऐसे भी दे देता है कि ए में ये आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन, और नीचे दे देगा कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपका अनुच्छेद 38(1) में है, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। पहले लिख लिया जाए, अभिसमय या अभिसमय को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार, यानी कि राज्य आपस में क्या करते हैं? करार। ये जरूर याद रखें। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं या इंटरनेशनल आपका ट्रेडिशन या रूढ़, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तीसरा आपका विधि के स्रोत हैं सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। विधि के कैसे सिद्धांत? अभी हम बता रहे हैं सबको भाई, आधा घंटा लगेगा। सामान्य सिद्धांत। और चौथा जो है वह गौण स्रोत है, न्यायालय के निर्णय हो गए, विधि शास्त्रियों के विचार हो गए। इसके बाद विधि शास्त्रियों द्वारा, जुरिस्टियों द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं आपका वे हो गई। अब आपका देखिए इसमें बंटवारा कैसे करना है। आपका शुरुआती दौर में ही प्रयास ये करना है कि शुरुआती दौर में ही क्वेश्चन आपका निकाल लेना है। पहला तो कितने प्रकार के, पहले स्रोत बता दिया जाए भाई, तब आपका बताया जाए। विधि का स्रोत या सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी न्यायालय कोई कार्यवाही करता है तो कौन सा कानून लागू करेगा। यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी बिंदु पर या किसी विवाद पर अगर सुनवाई करता है तो किस आधार पर उस विवाद का निपटारा करेगा, उन आधारों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या कहा जाता है? स्रोत। तो आपका यानी कि जब भी न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी विवाद का निपटारा करे, निर्णय करे, तो इन्हीं स्रोतों से शासित होगा। कितने स्रोत हैं? 4। अब देखिए कैसे आपका क्वेश्चन बना है।
इसमें आपका जो पूछा जाता है, एक तो क्रम मिलाने के लिए आता है, तो क्रम जरूर याद रखिए। पहला क्रम कौन सा है? कन्वेंशन या अभिसम है। दूसरा क्रम कौन सा है? प्रथाएं। और तीसरा अभी हम बताएंगे सभ्य राष्ट्रों द्वारा आपका स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। और चौथा क्या है? न्यायालय के निर्णय या विधिशास्त्रियों की रचना। अभी हम बैरक भी बताएंगे, पहले ऐसे देखिए। क्वेश्चन 4-5 जो बनता है उसको शुरुआती दौर में यहाँ से निकाल लेना है। दूसरा देखिए भाई, इसमें आपका जो बनता है 3-4 क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखिए इसमें 3 जो स्रोत हैं वह मुख्य स्रोत हैं, प्रधान स्रोत हैं, मेन स्रोत हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि मेन या प्रधान या मुख्य स्रोत कौन है, तो जो ऊपर वाले 3 आपको दिख रहे हैं ये कैसे स्रोत कहे जाते हैं? प्रमुख या मेन या प्रधान स्रोत। तो प्रधान कौन हो गया? स्रोत अभिसम है। दूसरा कौन? प्रथाएं। तीसरा कौन? आपका माने सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के क्या? सामान्य सिद्धांत। तो प्रधान स्रोत कितने हैं? 3। कौन कौन? आपका ऊपर से। फिर आपका देगा कि सेकेंडरी सोर्स या सहायक स्रोत या गौण स्रोत या निकृष्ट स्रोत कहाँ दिया गया है? तो निकृष्ट स्रोत का उल्लेख कहाँ है? तो 38(1) के किस में? डी में। याद रखिए किस में? 38(1) आ चुका है ये भी। अगला क्वेश्चन जो यहाँ आपको जानना है ये आपका चारों में कि सबसे प्राचीन स्रोत कौन है। तो आप लोग इसमें बताइए तो कौन प्राचीन दिख रहा है? आपका प्रथाएं, यानी कि प्रथाएं सबसे क्या है? प्राचीन स्रोत। अब देखिए आगे क्या बनता है। किस स्रोत का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ? यानी कि आपका 20th सेंचुरी में हुआ। तो अगर ये पूछे कि 20वीं शताब्दी में किस स्रोत का जन्म हुआ, तो आपका जवाब रहेगा आपका सी वाला। अभी हम बताएंगे सी। यानी कि अगला क्वेश्चन, क्या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन स्रोतों का क्रम मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा बाध्य है। इसका मतलब समझिए, यानी कि जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई विवाद राज्यों के बीच किसी विषय पर होता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय बाध्य है कि उस विवाद के बारे में सबसे पहले क्या देखेगा? ट्रीटी या संधि। यानी कि अगर उस विषय पर राज्य पक्षकारों ने पहले से कोई करार किया है, पहले से कोई संधि की है, तो न्यायालय का निर्णय उस संधि के आधार पर दिया जाएगा। यदि पक्षकारों के बीच कोई संधि नहीं है, तब क्या देखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। और कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रथा नहीं है, तब क्या देखा जाएगा? तो विधि के सामान्य सिद्धांत। और ये भी नहीं है, तब किस आधार पर निर्णय किया जाएगा? न्यायालयों के निर्णय पूर्ववर्ती, उसके बाद भी शास्त्रियों के विचार, उनकी रचनाएं इत्यादि पर। तो क्या इस क्रम को मानने के लिए न्यायालय बाध्य है कि विवेकाधिकार है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? बाध्य है। तो सबसे पहले क्या देखेगा किसी मामले में? संधि। उसके बाद क्या देखेगा? अगर संधि नहीं है तब क्या? अब प्रथा नहीं है तो ये, और ये भी नहीं है तो चौथा। देखिए ध्यान से, अगर राज्य पक्षकारों ने आपस में पहले से करार किया है और करार में स्पष्ट रूप से कुछ बातें लिखी हैं, तो न्यायालय
उस विवाद का निपटारा प्रथा के आधार पर नहीं कर सकता। आपका स्वीकृत जो बातें हैं, सामान्य सिद्धांत हैं, उस पर भी नहीं कर सकता, अन्य स्रोतों पर भी नहीं। लेकिन याद रखिए आपका अच्छे से, इस क्रम का पालन किया जाना विवेकाधिकार है कि बाध्य है? बाध्य है, विवेक न मार दीजिएगा। अब चारों का आपका 4-4 लाइन 5-5 लाइन कम से कम समझा जाए कि चारों का मतलब क्या हुआ। पहला जो स्रोत है अनुच्छेद 38(1) के आपका ए में दिया गया है, अभिसमय या ट्रीटी। अभिसमय या ट्रीटी या संधि या करार कहिए, वर्तमान समय में संधियां काफ़ी तेजी से हो रही हैं और वर्तमान समय में जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा है स्रोत में, वह कौन है? संधि है। अब संधि कैसे की जाती है ये समझिए। संधि जो की जाएगी या तो आपका बहुपक्षीय होगी। बहुपक्षीय का मतलब ये हुआ कि 10 देश जुटे, 50 देश जुटे, 100 देश जुटे, भाई 150 देश जुट गए और 150 देश जुटकर आपस में क्या किए? संधि कर लिए। और संधि द्वारा ये लिखा गया संधि में कि अगर हम लोगों के बीच, भाई लिखा गया स्पष्ट कि अगर हम लोगों के बीच इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो हम इसका निपटारा कहाँ से कराएंगे? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तब न्यायालय को अधिकारता भी मिली। और अब अगर उस विषय को लेकर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो न्यायालय केवल और केवल उस संधि में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय करेगा। और संधि को मानने के लिए न्यायालय क्या होगा? बात दूसरा कुछ नहीं देखेगा। ये भारत का न्यायालय नहीं है कि इत्यादि पर संधि के आधार पर क्या करेगा? निर्णय। ये बहुपक्षीय संधि हमने बताया। अब द्विपक्षीय संधि आइए। द्विपक्षीय संधि में आपका राज्य कम रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान है, दोनों ने आपस में संधि किया कि अगर इस मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद का निपटारा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कराया जाएगा। यानी कि हम लोग किसको अधिकारता दिए हैं? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बताइए ये द्विपक्षीय संधि हुई कि बहुपक्षीय? द्विपक्षीय। तो अगर भारत और पाकिस्तान में उस बिंदु को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और मुकदमा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है तो न्यायालय अपने मन से फैसला नहीं देगा। जो बातें संधि में लिखी गई हैं उन्हीं बातों के आधार पर न्यायालय क्या देगा? फैसला। तो ये पहला स्रोत कौन सा निकला? आपका अभिसमय या ट्रीटी या कन्वेंशन। दूसरा देखिए प्रथाएं। जहाँ तक प्रथाओं की बात है, जे स्टार्क का एक कोटेशन भी आता है कि जो आपका प्रथा जो चलन होता है या फैशन होता है वह प्रथा की प्रारंभिक स्थिति होती है। यानी कि जो चलन है, जो फैशन है, वह प्रथा की कौन सी स्थिति होती है? प्रारंभिक। जे स्टार का 1-2 बार आपका जे में नहीं इत्यादि आया है जब पीसीएस में था तो, लेकिन आ सकता है जे स्टार्क का कोटेशन। अब प्रथाएं क्या है देखिए। जब एक विषय से संबंधित विश्व के ज्यादातर देश एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं और वह व्यवहार लंबे समय तक करते हैं तो उन व्यवहारों को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का नाम दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में
दूतों को न मारना, यानी कि दूतावास के जो कर्मचारी हैं या जो दूत हैं, एम्बेसडर हैं, ये प्रत्येक राज्य का ये प्रत्येक राज्य ये प्रथा के रूप में मानते थे कि दूत आया है तो वह केवल संदेश लेकर आया है और उसकी हत्या करना उचित होगा कि अनुचित होगा? अनुचित होगा। भाई तालिबानियों ने भी किसी भी दूत की हत्या नहीं की, क्योंकि अगर हत्या करते तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और संधियों का क्या होता? उल्लंघन। आप देखें, किसी भी दूतावास पर अटैक नहीं किया। आपका भारत भी फंसे थे लोग, तो किसी तरह आपने देखा कि मने रात में काफिला निकाल कर, और वो भी आपका बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया गया लोगों को, और तब किसी तरह वह एयरपोर्ट पहुँचे और किसी तरह आए। तो अलग बात है। भारत में आप अगर देखें तो रामायण में भी ये उदाहरण मिलता है कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे, उत्पात मचाए, पकड़ लिए गए, तो आपका कहा गया कि इस दूत की हत्या कर दी जाए, लेकिन विभीषण आए और कहे कि दूत को मारना नीति के क्या हैं, विपरीत हैं। और वही बातें, इसी को इंटरनेशनल कस्टम कहा जाता है। यानी कि बर्त आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिशन है, परंपरा है, प्रथा है, रूढ़ है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या है? स्रोत। तो अब बताइए, कब न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर फैसला देगा? जब संधि हो या न हो? बताइए। तो अगर संधि है, प्रथा भी है, तो वरीयता किसको दी जाएगी? संधि को। क्योंकि फिर मैं एक बार समझिए भाई, अगर किसी विषय पर अभिसमय या संधि है तो उस आधार पर निर्णय देने के लिए न्यायालय क्या है? बात। अगर अभिसमय न हो तब न्यायालय किस आधार पर निर्णय देगा? प्रथा। और प्रथा भी न हो, यानी कि कोई संधि न हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रथा न हो, तब किस आधार को देखेगा? अब आइए ये आधार देखा जाए। तीसरा सी चल रहा है भाई, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई और यह एक नवीन स्रोत है। पूछा जा सकता है कि नया स्रोत कौन है? तो नया स्रोत कौन है? आपका सी। इसका जन्म कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। इसको थोड़ा बहुत आसान है, भले आप लोग मैंने न पढ़े हो ज़्यादा, क्योंकि भाई आपका एलएलबी में भी कम ही पढ़ाया जाता है ये सब, लेकिन बहुत आसान है ये। एक बार दिमाग में बैठा ये पूरा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के राज्य या देश हैं, और विश्व के देश अपने अपने विधिक प्रणालियों में जिन नियमों को मान्यता देते हैं, वे नियम ही सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। इसका मतलब अब न्यायालय ये देखेगा कि भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, ज़्यादातर देश क्या इस नियम को अपने देश में मान्यता दे रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग कम से कम 4-5 उदाहरण बताइए जिस नियम को भारत ने मान्यता दी हो, और भारत ने ही नहीं, विश्व के ज़्यादातर देशों ने दिया हो, और वे नियम अब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्रोत बन गए हैं। तो 2-4 नियम बताइए। तो पहला हम देखते हैं रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय। चलिए, फिर आपका स्टापेल, या कल ही परसों बताया गया था स्टापेल या क्या, विबंध। फिर आपका सबरोगेशन यानी कि प्रत्यासन, प्रत्यासन हो गया आपका, इत्यादि। या ये भी है इत्यादि। देखिए 3 ही उदाहरण पर्याप्त हैं।
रेस जुडिकेटा या जो प्रांग न्याय है एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कि केवल भारत में ही कानूनन स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि विश्व के तमाम देशों ने इस सिद्धांत को अपने अपने देश में क्या किया है, एडाप्ट किया है। तो इसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे कि सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। तो बताइए रेस जुडिकेटा आपका किस कैटेगरी में आएगा, आपका किस में आएगा? तो अनुच्छेद 38(1) के किस में, सी में। किस में आएगा? सी में। अब आइए स्टापेल। जहाँ तक स्टापेल की बात है, लगभग विश्व के ज़्यादातर देशों ने अपने कानूनों में स्टापेल को मान्यता दी है और ये बता दिया है कि स्टापेल उनके देश में लागू होगा, विबंध लागू होगा, यानी कि मुकरने से कुछ दशाओं में क्या किया जा सकता है, व्यक्तियों को रोका जा सकता है। तो अब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का अब क्या मानेगा, स्रोत। तीसरा आ जाइए सबरोगेशन यानी कि प्रत्यासन। बहुत टीपीए में पूछा जाता है भाई। सबरोगेशन का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति प्रतिस्थापित हो गया, बैठ गया, उसको सबरोगेशन कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के अधिकार को कौन पा लिया, दूसरा। एक उदाहरण देखिए, पूछा जाता है भाई सबरोगेशन या प्रत्यासन या प्रतिस्थापन। टीपी आपका सेक्शन 44 ही देखिए तब सही रहेगा। देखिए ध्यान से, ये जमीन है और इसके दो हिस्सेदार हैं, ए तथा बी। ए ने अपना हिस्सा किसको बेच दिया, सी को। तो जो ये ए का जो ये हिस्सा था, अब इस हिस्से पर काबिज कौन हो जाएगा, सी। पूरे पर कि ए के हिस्से पर? क्यों? क्योंकि केवल कौन बेचा है, ए। तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि ए के स्थान पर सी क्या हो गया, सबरोगेट कर गया, प्रतिस्थापित हो गया। इसी को एक लाइन में प्रत्यासन कहते हैं, सबरोगेशन। ये जो सिद्धांत हैं लगभग ये विश्व के ज़्यादातर देश मानते हैं अपने अपने विधिक प्रणाली में। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का अब क्या बन गया है, स्रोत। आपका ये 3-4 पॉइंट याद रखना है। अंतिम देखा जाए, आपका जो सेकेंडरी स्रोत है, आपका गौण स्रोत है, वह आपका 38(1) में दिया गया है। और 38(1) में एक बार बेर एक बता दिया जब भाई। देखिए क्या कहा गया है आपका 38(1)। देखिए अनुच्छेद 59 के उपबंधों के अधीन नियमों के निर्धारण के लिए सहायक, स्पष्ट लिखा है, प्रमुख स्रोत नहीं है, कौन सा है, सहायक। सहायक माध्यम के रूप में यानी कि सहायक स्रोत के रूप में, सेकेंडरी या गौण, विधि के न्यायिक निर्णय यानी कि विधि के न्यायिक निर्णय यानी कि जो राज्य के न्यायालय दिए हैं निर्णय, या जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिया है। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रों के सर्वाधिक योग्य अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो प्रसिद्ध विधिशास्त्री हैं, उनकी रचनाएं, उनका कथन, उनमें उन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा है, ये भी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्रोत होंगे, लेकिन प्रधान स्रोत नहीं है। कैसे स्रोत हैं? सहायक
या निकृष्ट या गौण। अब क्रम बता ही दिया गया है। एक बार आपका लास्ट क्वेश्चन बताया जाए तब आपका लिखवा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 38 के क्लास 2 से भी बना है। देखिए एक बार बेयरेट की भाषा तब एक मैक्सिम बनी है, आपका ये क्वेश्चन भी बन चुका है। इस व्यवस्था से पक्षों के द्वारा सहमत होने पर समान न्याय और हित के आधार पर किसी मामले के संबंध में निर्णय देने के न्यायालय के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब शब्द इतना कठिन है कि आप उलझ जाएंगे उसी में, एकदम सीधे तरीके से समझिए। 38 का आपका क्लाज 2, देखिए आपका ये पूछा जाता है, 2-3 नियम अच्छे समझिए, उलझ जाएंगे आप भी। बस एक लाइन ये जानना है कि अगर मुकदमे के पक्षकार, तो मुकदमे के पक्षकार कौन हो सकते हैं? राज्य। अगर राज्य आपस में सहमत हो माने रजामंद हो, तो न्यायालय 38 में जो 4 स्रोत दिए गए हैं इनको न मानते हुए किसी अन्य आधार पर क्या सुना सकता है? निर्णय। फिर एक बार समझिए, यानी कि यदि राज्य रजामंद हो, सहमत हो कि नहीं, अभी समय के आधार पर भी न्यायालय फैसला न सुनाए, प्रथा के भी आधार पर न सुनाए, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सिद्धांत पर भी न सुनाए, सहायक पर भी न सुनाए, बल्कि न्याय और साम्य को देखते हुए हम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि आप किसी अन्य आधार पर क्या सुनाइए फैसला। तो आप लोग बताइए, तो क्या न्यायालय इन स्रोतों की अवज्ञा करके अन्य आधारों पर फैसला सुना सकता है कि नहीं? सुना सकता है। ये कहाँ दिया गया है? आपका अनुच्छेद 38 के किस क्लाज में? 2 में। यानी कि इसका मतलब फिर एक बार समझिए, मैक्सिम भी पूछा जाता है, मैक्सिम भी मैं बताऊंगा। यानी कि राज्य पक्षकार यदि चाहें तो न्यायालय आपस में सहमत होकर न्यायालय से ये मांग कर सकते हैं कि फैसला जो है वो अनुच्छेद 38 के क्लाज 1 में जो 4 स्रोत दिए गए हैं उस आधार पर न सुनाया जाए, बल्कि किस पर सुनाया जाए? किसी अन्य आधार पर। तो अन्य आधार पर कहाँ दिया गया है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? अनुच्छेद 38 के किस क्लाज में दिया गया है? 2 में। और इसको भाई मैक्सिम से पढ़ना है, आपका मैक्सिम जो है भाई मैक्सिम एक्स एक्यू एट बोनो, ये पूछा गया भाई आपका। एक्स एक्यू, देखिए क्या एक्स ई एक्स, एक्स एक्यू ए सी क्यू यू ओ, ए सी क्यू यू ओ, एक्यू इट, इट बोनो, बोनो। यही क्वेश्चन बना था कि इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बस एक लाइन में हुआ, किसी अन्य आधार पर। बहुत आसान है, लेकिन आपका ये रोमन मैक्सिम है, थोड़ा कठिन होती है। ये मैक्सिम किस अनुच्छेद में समाहित हैं? तो 38 के किस में? क्लाज 2 में। इसका बस एक ही मतलब हुआ कि किसी अन्य आधार पर, यानी कि 4 आधार जो स्रोत हैं 4, उसको हटा दीजिए
और न्यायालय किसी अन्य आधार पर क्या सुनाए फैसला। एक पूछा गया गलत न हो। इस प्रकार आपका जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था आज आपका समाप्त हुआ, यानी कि 2/3 अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है 2/3 प्रावधान हम लोग आज पार कर चुके और 1/3 प्रावधान अभी बचे हैं। आपका लिखिए भाई, आपका महासभा से लिखवाना था थोड़ा, तब कुछ देर लिखिए। भाई आज शाम की क्लास बंद रहेगी भाई, बता दिया जाए। मैंने आज जो लोग शाम को आते हैं तो भाई लाइव क्लास भी बंद रहेगी, ऑफलाइन भी, क्योंकि भाई वैक्सीन लगवाने जाना है 12:30-1 बजे, और वैक्सीन लगवाने के बाद भाई थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए आज और कल आराम थोड़ा मिल जाएगा तो सोमवार से। हाँ शेड्यूल आगे भाई देखिए चेंज किया जाएगा आपका, हो सकता है 24 से चेंज किया जाए। और आपका 1-2 नया सब्जेक्ट भी लगेगा। एविडेंस तो अभी समय लेगा, तो एविडेंस चलते रहने दिया जाए आराम से। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही अब जल्दी समाप्त होगा, तो 1-2 दिन में शेड्यूल हम बताएंगे, क्योंकि यूपीजे भी आने वाली हैं, तो आपका एक अब लोकल उठाया जाएगा, यानी कि आपका एक लोकल चलेगा और मेजर 3 चलेंगे, और लोकल आपका एक मेंस के लिए पहले पीरियड में लगातार चलाया जाएगा। और आपका अर्बन प्लानिंग चलेगा, यानी कि नगर नियोजन छोटा है, 10 दिन में निपट जाएगा। यानी कि प्रयास ये करना है कि 10-10, 12-12 दिन में एक लोकल क्या हो, तो 2 माह में हम लोग क्या करेंगे, पूरा लोकल निपट जाएगा आपका। क्योंकि जो लोकल है यूपी का वह एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक बार परीक्षा के पहले और एक बार अभी पढ़ना पड़ेगा। तो वैकेंसी हो सकता है अगले माह में आए, चांस है, पूरा पता लगवाया जा रहा है यूपीजे की। और एपीओ की भी आ सकती हैं भाई, लास्ट तक थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एपीओ भी चांस है। तो उत्तराखंड एपीओ के लिए आपका चल ही रहा है क्लास, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते यूपी भी तैयार कर लीजिए, ताकि वैकेंसी आए तो अब पढ़ना ना पड़े, बस स्मृति ताज़ा करनी पड़े। अब ये नहीं कि उस समय पढ़िए, स्मृति ताज़ा करने के लिए लिखिए भाई। देखिए आपका महासभा में लिखवाया जा रहा था, देखिए कहाँ तक लिखवा गया था, तो उस हिसाब से सामान्य बातें पिछला देखिए, सामान्य बातें चल रही थी अभी। हाँ ये अनुच्छेद 22 अगला लिखिए भाई आपका। ये देखिए आपका क्या क्या लिखवा गया था, कार्य क्षेत्र भी लिखवा दिया गया। अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से 22 तक प्रावधान है। आपका एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष, ये भी बैठक कब होती है ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के चौथे मंगलवार तीसरे। और एक बार ये पूछा है मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में है। एक बार आपका जे में प्रथम बैठक की तारीख पूछा है, तो महासभा की प्रथम बैठक की तारीख लिखवाई गई है 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946। भाई जाकर अब लगभग 2/3 प्रावधान हो गए, और आप साल में अब तेजी से क्या करिए, एक बार सब देख लीजिए, ये नहीं कि आपका 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है और नहीं जाना चाहिए। अगला लिखिए भाई, ये आपका पूछा जा सकता है, अभी सामान्य बातें चल रही हैं, कि महासभा द्वारा लिटिल असेंबली यानी कि छोटी असेंबली का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो अगर लिटिल असेंबली पूछे, छोटी असेंबली पूछे, छोटी सभा पूछे, तो अनुच्छेद 22 मार कर आइएगा,
क्योंकि महासभा आपका छोटे छोटे सहायक अंगों की क्या कर सकती है, स्थापना। लिखिए, महासभा लिटिल असेंबली का सृजन, महासभा लिटिल असेंबली का सृजन अनुच्छेद 22 के तहत कर सकती हैं, आर्टिकल 22 के तहत कर सकती हैं। अब इसको आपको भारत में भी जोड़ना है। आपका ये पूछा गया था बिहार में ही कि आपका लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है, किस संविधान संशोधन को आप माने किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान या लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो आपका कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां। अलग से लिखिएगा, इसमें नहीं, कहीं कोरिलेट करके। अभी बिहार में आया भी था कि आपका किस संविधान संशोधन को आपका नया संविधान या छोटा संविधान ही माना जाता है, लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हेडिंग डालिए भाई महासभा के बारे में। अभी सामान्य बातें हो गई तो हेडिंग डालिए, महासभा के कार्य, महासभा के कार्य। लिखिए, पहला सामान्य कार्य। एक एक करके आपका लिखवाते भी रह जाए। पहला सामान्य कार्य, लिखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। डिटेल में इसमें लिखना है, एक एक कार्यों को यही डिटेल में लिखवा दिया जा रहा है। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 10 के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 10 के तहत महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी मुख्य या सहायक अंग, किसी मुख्य या सहायक अंग के कार्य तथा शक्तियों के बारे में, के कार्य तथा शक्तियों के बारे में विचार कर सकती हैं, विचार कर सकती हैं। लेकिन यही आपका लेकिन लगाकर पूछा गया जे में, लेकिन महासभा उस विषय पर विचार नहीं कर सकती, लेकिन महासभा उस विषय पर विचार नहीं कर सकती जिस विषय पर सुरक्षा परिषद, जिस विषय पर सुरक्षा परिषद पहले से विचार कर रही हो,
जिस विषय पर सुरक्षा परिषद पहले से विचार कर रही हो, लेकिन, फिर लेकिन लगाना है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सहमति से, लेकिन सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा ऐसे विषय पर भी विचार कर सकती है, ऐसे विषय पर भी विचार कर सकती हैं। दूसरा लिखे भाई, दूसरा कार्य लिखे, निर्वाचन संबंधी कार्य। दूसरा कार्य लिखे महासभा का, निर्वाचन संबंधी कार्य। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। चुनाव संबंधी का लिखिए फर्स्ट में, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का, 15 जजों का निर्वाचन करती है, 15 जजों का निर्वाचन करती है। सेकंड, ये सेकंड हुआ नहीं, फर्स्ट हुआ ना, सेकंड लिखिए, महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का, महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती हैं, निर्वाचन करती हैं। अगला लिखिए थर्ड, महासभा सामाजिक और आर्थिक परिषद के, महासभा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन करती हैं। 54 54 सदस्य। अगला लिखे, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर, अगला लिखे, महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर महासचिव का निर्वाचन करती हैं। अगला लिखिए, महासभा न्यासिता परिषद के, महासभा न्यासिता परिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती हैं। कुछ सम महासभा न्यासिता परिषद के कुछ सदस्यों का
निर्वाचन करती हैं। ये आपका दूसरा हुआ। अगला लिखिए भाई हेडिंग। आपका तीसरा लिखिए हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि संबंधी कार्य। ये तीसरा लिखवाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि संबंधी कार्य। अनुच्छेद 13 आर्टिकल लिखते रहिए। अनुच्छेद 13 में ये दिया गया है, लिखिए, महासभा राजनैतिक कामा दीजिए आर्थिक, कामा दीजिए सामाजिक, कामा दीजिए सांस्कृतिक कल्चरल, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, आपका समय भी 10:15 हो गया भाई। 10:30 से आपका पुलिस एक्ट चलेगा आज भाई। आज एविडेंस की क्लास नहीं चलेगी और आपका केवल पुलिस एक्ट चलेगा। और सोमवार को लिखवाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपका जहाँ तक पढ़ाया गया पहले लिखवा दिया जाए और तब आपका अगले संगठनों को पढ़ाया जाए। तो अभी आपका 15 मिनट बाद 20 मिनट आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम चलेगा। सोमवार को एविडेंस चलेगा भाई, आज केवल नहीं चलेगा।